पूरे सदन में एक सद्भाव रहा कि ये चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा हो रही है। भारत की कल्पना भारत की नदियों के बिना नहीं हो सकती। माननीय उपसभापति जी, अभी कल कुंभ समाप्त हुआ है। करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं, हिंदुस्तानी भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पुण्य के भागी होने का प्रयास करते हैं। पहले हरिद्वार में कुछ वर्षों पहले कुंभ हुआ था, वहां भी करोड़ों की संख्या में आए। एक दिन 3-3 करोड़ लोग आते हैं। और मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे जानकर एक आश्चर्य लगा, सुखद आश्चर्य, कि ऋग्वेदों के समय से कुंभ की परंपरा इस देश में चली है। ये जो हिंदुस्तान है आदरणीय सभापति जी, हमारी मिट्टी, हमारे लोग, ये नदियों के सिंचन से हिंदुस्तान को ऊर्जा मिलती रही है वर्षों से। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के बिना शायद हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है। यह सवाल सिर्फ पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल का नहीं है आदरणीय सभापति जी। यह विषय है देश की आस्था का, देश की विरासत का, देश की संस्कृति का। हर नदी के साथ एक आध्यात्मिक प्रदेश जुड़ा हुआ है। गंगा विष्णु के पद से, ब्रह्मा के कमंडल से, भगीरथ के तप से, महादेव की जटा से होते हुए गंगोत्री में गोमुख से आती है और पूरे उत्तर भारत के समतल को लेकर जाते हुए गंगा सागर। गंगा पूजन, गंगा दशहरा, ये सब भारत की आध्यात्मिक विरासत के अंग हैं। यमुना के लिए भी सप्तऋषियों ने तप किया। यमुना के बारे में कहते हैं सूर्य की बहन है, सूर्य की पुत्री है और गंगा की बहन है। आज उपसभापति जी, हमारे बहुत से संत वृंदावन और मथुरा से चले। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। पूज्य संत रमेश बाबा के प्रोत्साहन और निर्देश में महंत जयकिशन दास और बाकी यात्री यमुना मुक्ति यात्रा को लेकर निकले हैं। क्या स्थिति है यमुना की, यह चर्चा भी मैं करने वाला हूं। लेकिन 45,000 किलोमीटर नदियां बहती हैं हिंदुस्तान में, और जब मैंने वो संख्या जानने की कोशिश की, देश में 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, 46 मीडियम रिवर बेसिन्स हैं और 14 लघु यानी स्मॉल रिवर बेसिन्स। अभी मैंने भारत की विरासत की चर्चा की। ये जो संगम और त्रिवेणी को मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो जहां नदियां मिलती हैं संगम होता है। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है, सरस्वती सूक्त है। हर जगह कहीं ना कहीं एक त्रिवेणी है, संगम और त्रिवेणी का एक स्थान होता है। माननीय सभापति जी, मेरा परिचय थोड़ा उत्तराखंड से रहा है राजनीतिक कारणों से। वहां भी प्रयाग है और 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, जहां विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग, जहां अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग, जहां पिंडन नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग, जहां अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। और देव प्रयाग, जहां ये सारी छोटी नदियां भगीरथी से मिलकर गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। माननीय मंत्री जी, आप तमिलनाडु से आती हैं। मैं जब कावेरी नदी की बात करता हूं, वो जब भवानी की नदी उसकी मुख्य धारा से मिलती है, तो वहां भी एक संगम है। लोग कहते हैं एक सुप्त नदी वहां भी है। जब मैं जाता हूं मध्य प्रदेश उज्जैन, तो वहां शिप्रा और यकिता मिलती है एक नीली गंगा से, वो भी सुप्त है। जब मैं सोमनाथ जाने की कोशिश करता हूं, तो वहां हिरण्या और कपिला नदियों का संगम है, वहां भी सरस्वती सुप्त है। और गोदावरी तो दक्षिण गंगा कहते ही है, जिसको गौतम ऋषि ने तप करके लाया। तो ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा है जो नदियों के साथ जुड़ी हुई है। और वैसी हमारी आध्यात्मिक सामाजिक विरासत को आज हमने क्या कर दिया है। मैंने यमुना की बात कही। आई एम वेरी पेन टू से, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, दैट टुडे यमुना हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए सीवर एंड ए गटर। और जो हमारे मथुरा वृंदावन से संत आए हैं, वो क्यों नहीं पीड़ित हो? क्या मथुरा वृंदावन की कल्पना यमुना के बिना की जा सकती है?
अभी मैं पिछले वर्ष वृंदावन गया था, कृष्ण का भक्त हूं, तो मैं यमुना के घाट पर गया और वहां के नदी के काले पानी को देखकर, क्षमा करिए, मेरी आंखों में आंसू आ गया। वो यमुना जिसके किनारे घाटों पर कृष्ण अठखेलियां किया करते थे, वो यमुना जिसके बीच से निकलकर कलियामर्दन कृष्ण की परिकल्पना और वासुदेव कृष्ण को कंस के क्रोध से बचाने की कोशिश करते हैं, और वो नदी आज मथुरा वृंदावन में क्या हो गई है, ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए आज मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सीधे सवाल पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात जो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ती है, पहले मैं यमुना की चर्चा करना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी। देयर इज नो फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर लेफ्ट इन यमुना, यह एक सबसे गंभीर बात है। यमुना यमुनोत्री से शुरू होकर हरियाणा होती हुई दिल्ली आती है, और जब मैंने दिल्ली को जानने की कोशिश की तो दिल्ली में यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, और यमुना का 70% पोल्यूशन दिल्ली से आता है। इट इज अ यूनिक रेशियो दैट यमुना रिवर ट्रैवर्सिंग ओनली 12 किलोमीटर्स इन दिल्ली, yet 70% of its pollution is referable to Delhi, source at Delhi. 22 kilometers, sorry, 22 kilometers. तो 2% distance, 70% pollution. अब माननीय मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आप अपने जवाब में कहेंगी गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, आप बताएंगे, मुझे मालूम है। आजकल नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट बन गई है, कई सुपर कमेटी है, कई स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन नतीजा क्या निकला है, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पेंडिंग है जिसका शीर्षक है मैली यमुना, एंड दैट पीआईएल इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट सिंस द ईयर 1993। अब अगर यह स्थिति हो जाए, मैंने सुना कि शायद अब तक यमुना के रख रखाव और पोल्यूशन फ्री करने पर 5,500 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। अगर मैं गलत, मुझे करेक्ट करिएगा माननीय मंत्री जी आप। सिर्फ दिल्ली में 2,500 करोड़ रुपया खर्चा किए गए, और अगर इतने बड़े टैक्स पेयर की राशि खर्चा करने के बाद निजामुद्दीन पुल पर जाइए, शहादरा पुल पर जाइए, गंगा को देखिए, तो इंडस्ट्रियल झाग से भरा हुआ एक सड़ांध भरी नाले ऐसी लगती है यमुना। अब ये जो पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं तो इसके बारे में गंभीर चिंता करनी चाहिए कि जनता के टैक्स पेयर्स के ये 5,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। आज हम आपसे इसका उत्तर सुनना चाहेंगे माननीय मंत्री जी, और कहां गलती हो गई है। People say that pollution is basically because of two factors. First is industrial pollution, and second is domestic sewage. जहां तक आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं, 70 से 80% पोल्यूशन जो है वो सीवेज से होता है। पहले मैं आता हूं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर। माननीय मंत्री जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना आसान है। यू नो देयर इज एन इंडस्ट्री विच इज डिस्चार्जिंग इट्स वेस्ट इन द यमुना। आज बीओडी की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सोनीपत, पानीपत से लेकर फरीदाबाद से लेकर पूरा जो आगरा का बेल्ट है, इसमें यमुना में कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर रहा है ये मुझे बताइए, और कितनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है मुझे बताइए। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, आप उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइएगा कि जो केमिकल्स है यमुना में वो बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस है। ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं मैंने एक रिपोर्ट और पढ़ी, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि जो यमुना को साफ करने वाले संयंत्र लगे हैं हरियाणा में, पानीपत सोनीपत के पास, वहां अमोनिया लेवल इतना हाई चला गया कि दे स्टॉप वर्किंग बिकॉज दे कुड नॉट टेक दैट सीवियर लेवल ऑफ पोल्यूशन। अगर ये स्थिति है तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत चिंता की बात है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब दिल्ली की देखिए आप बात।
दिल्ली में आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाया 17, करेक्ट मी इफ माई नंबर इज रॉन्ग, बट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट D70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान STP is almost 40% of India's total installation. फिर भी क्या हाल है? कई काम नहीं कर रहे हैं। कई काम करते हैं तो आपका ड्रेनेज नहीं काम कर रहा है, और जहां आपका ड्रेनेज काम करता है तो जो क्लीन्ड सीवर है वो अनक्लीन सीवर में मिल जाता है। अब दिल्ली में बड़ी संख्या में कॉलोनियों को ऑथराइज करने की बात हो रही है। अनऑथराइज कॉलोनी को करना भी चाहिए, देश से लोग आएंगे, यहां बसेंगे। तो जब ये चुनाव के पहले कॉलोनियों को ऑथराइज करने की होड़ लगती है तो ये देखा क्यों नहीं जाता है कि वहां पर सीवरेज की भी चिंता की जाए, वरना यह समस्या कभी भी इसका समाधान नहीं निकलेगा। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आजकल एक नया तर्क निकला है इंटरसेप्टर सीवर्स, जो आप नदी के घाट के किनारे लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको आज एक आंकड़ा देना चाहता हूं मंत्री जी, आई होप आई एम रॉन्ग। 1963 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेटेड हैं, सिर्फ 51 करोड़ खर्चा हुए इन डे, विच अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ यमुना पोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? और कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो पूरा इसका खाका बना है कि आपने लंबी लंबी ड्रेनेज सिस्टम बनाई, तो पहले पूल करो ड्रेन के वाटर को, फिर उसको साफ करो, साफ करने के बाद वापस उसको क्लीन वाटर को डालो। अब ये क्लीन अनक्लीन का जो घालमेल बीच में मिलता है, इससे बहुत समस्या हो रही है। पीड़ा यह हो रही है कि आपके 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी, और दिल्ली में 2,500 करोड़ खर्च करने पर भी यमुना और गंदी हो गई। अब मैं BOD की बात करता हूं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपने प्रोफेसर MJ की मेनन की कमेटी बनाई थी, आपने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया। डज द वाटर ऑफ यमुना इवन सेटिस्फाई दैट नॉर्म? ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वुड नॉट लाइक टू हैव ए टेक्निकल रिप्लाई फ्रॉम यू, बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए क्लीन वाटर इज ए क्लीन वाटर विच इज a visible clean water. And the benchmark of your answer, I shall measure on the yardstick of what we see when we go on the Shahadra Bridge and on the Nizamuddin Bridge and see the Yamuna down below. The measure of your assurance, I would like to judge when I go to Vrindavan, I go to Mathura and take the ashwan from the Yamuna water and try to see whether my hands is black or clean. That should be the measurement of cleanliness and pollution that the country expects. माननीय मंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगी तो बड़ी कृपा होगी। आज जो मैं समझता हूं, जो मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं, यमुना नदी में निर्मल पानी का अभाव हो गया है। Assimilative capacity of Yamuna water has been seriously degenerated and eroded. तो हम उससे लेते हैं पानी पीने के लिए, हम उससे लेते हैं पानी सिंचाई के लिए, और बदले में डालते हैं कचरा और कूड़ा। तो जब यह होता है तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलैक्स नॉर्म्स ऑफ BOD, द रीजेनरेटिव एंड assimilative capacity of Yamuna loses all its strength. That is happening. और इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह हम आपसे बहुत पीड़ा से कहना चाहेंगे। हम आपसे, मैं गंगा पर आता हूं, मुझे यमुना के बारे में आपसे कुछ बड़े 3, 4, 5 सीधे सवाल पूछने हैं माननीय मंत्री जी, और हम चाहेंगे कि उसका आप उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप जरा मुझे यह बताएं कि अभी तक यमुना की सफाई पर कितने पैसे खर्चे हुए और उसका क्या नतीजा निकला है, यह हम आपसे ईमानदारी से सुनना चाहते हैं। आज हम इस बात का, माननीय सभापति जी, बहुत आश्वासन है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत इंटरवीन किया है। कई NGOs ने अच्छा काम किया। जब मैं देखता हूं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो मुझे सुनीता नारायण का अभिनंदन करने की इच्छा होती है। उन्होंने कितना अच्छा काम किया, संतों ने अच्छा काम किया, निकल पड़े हैं वो वृंदावन मथुरा से हजारों की संख्या में, रमेश बाबा और जयकिशन दास के नेतृत्व में, ताकि यमुना स्वच्छ हो। जनता की पीड़ा है, कोर्ट की पीड़ा है, NGOs की पीड़ा है, सरकार की पीड़ा भी होनी चाहिए।
और आज संसद में ये जो चर्चा हो रही है तो हम उस पीड़ा का प्रकटीकरण कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकले, समाधान निकले। इसलिए हम आपसे जरूर सवाल पूछना चाहेंगे। मैं क्लास में आऊंगा। दिल्ली, हरियाणा, आगरा, मथुरा आदि में कितने इंडस्ट्रियल यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे माननीय मंत्री जी। विशेष रूप से बताएंगे। फरीदाबाद उसमें आता है, हरियाणा में, पानीपत, सोनीपत। और इफेक्टिव कार्रवाई सिर्फ नोशनल नहीं, अखबार पे नहीं। और हम एक और बात जानना चाहेंगे, मथुरा और वृंदावन के लिए आपकी क्या विशेष योजना है? मथुरा और वृंदावन हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा के एक प्रमुख केंद्र हैं। राम और कृष्ण के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और कृष्ण की कल्पना वृंदावन और मथुरा के बिना नहीं की जा सकती, और वृंदावन और मथुरा की कल्पना यमुना के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि यमुना आज भी जीवंत है, जैसे गोवर्धन का पर्वत जीवंत है कृष्ण की लीलाओं के साथ। और उसका हमने क्या हाल बना दिया है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारी पीड़ा को समझिए, इस देश की पीड़ा को समझिए, और उन संतों की पीड़ा को समझिए। इसलिए मथुरा और वृंदावन के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, ये जरा सा। मंत्री जी, एक हमने आंकड़ा निकाला, दिल्ली में आपने 54 से 67 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्चा किया है ऑन यमुना। ऑनरेबल मिनिस्टर, विल यू काइंडली टेक नोटिस ऑफ माय स्पीच, ऑनरेबल मिनिस्टर? 54 to 67 करोड़। तो आपका जो गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, क्या यमुना रिवाइवल का भी कोई प्लान है? और टुडे इट इज अ हाई टाइम दैट इंस्टेड ऑफ एक्शन प्लान 1 and 2 देयर हैज टू बी ए ट्रांसपेरेंट कमिटेड रिवाइवल प्लान ऑफ यमुना। ये हम आपसे जानना चाहेंगे, और उस दिशा में हम आपका मार्गदर्शन जरूर जानना चाहेंगे। मुझे मालूम है हमारे कई मित्रों की पीड़ा है, बोलने वाले हैं। अब मैं गंगा पर कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। गंगा जीवनदायिनी है इस देश की। गंगा को मां स्वरूप हम पूछते हैं, मैंने आरंभ में बताया। एक समय जब मैं बच्चा था, मैं पटना से आता हूं, हमारे समय में जब भी गंगा के घाट पर हम जाते थे तो हमारे लोग बताते थे कि गंगा का पानी ऐसा है, तारिक भाई बैठे हुए यहां पर, जिसको वर्षों छोड़ दो तो कभी भी पानी सड़ता नहीं। गंगा के बारे में यह धारणा थी। आज मेरे पटना में गंगा दूर चली गई है, उसका कोर्स 5-6 किलोमीटर। लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी तब शर्म आ गई जब मालूम हुआ कि दुनिया की जो टॉप मोस्ट 10 पोल्यूटेड रिवर है उसमें गंगा आ गई। ये गंगा को हमने कौन सी संज्ञा दे दी? जीवनदायिनी गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में एक की संज्ञा दे दी। ये कौन सा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं? ऐसी नदी जो 29 क्लास 1 शहरों से गुजरती है, 23 क्लास 2 शहरों से गुजरती है, 40 छोटे शहरों से गुजरती है, वहां पर जिसके घाट किनारे देश की 40 करोड़ आबादी रहती हो, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, जहां 20 लाख लोग रोज स्नान करते हो, आज वो गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है। ये हमारे लिए बहुत पीड़ा की बात है। मैंने जानने की कोशिश की तो 1.3 बिलियन सीवेज पर डे इसमें जाता है। अब उसका कितना आंकड़ा है ये हम समझ सकते हैं। इंसान तो प्रभावित है, जो हमारे फिशरीज हैं वो बहुत उसके कारण प्रभावित हुए। मुझे याद है बचपन में डॉल्फिन नदी पटना के आसपास काशी तक के बीच में दिखाई पड़ती थी। अब गंगा की डॉल्फिन लुप्त हो रही है, गिनती भर बनी हुई है। आपको भी उसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम चलाना पड़ा, आपको मालूम है, आप उस विभाग की मंत्री हैं। अब गंगा के किनारे गंगोत्री से गंगा चलती है, हरिद्वार के द्वार से समतल में आती है। वहां तो गंगा फिर भी ठीक है, लेकिन जो क्या स्थिति है गंगा की आज कानपुर में, बरसात के समय भी गंगा का पानी वहां महकता है। क्या हाल है काशी का, क्या हाल है प्रयाग का, इलाहाबाद का? मैं तो अपने बिहार की बात अभी छोड़ रहा हूं, वहां भी परेशानी है। मुझे याद है कि अभी एक घटना हुई थी जो बहुत शर्म की बात हुई थी। नेपाल के राष्ट्रपति आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, वहां के पढ़े लिखे थे,
उनकी इच्छा थी गंगा का दर्शन करने की और स्नान करने की। घाट पर गंगा के नदी के प्रदूषण को देखकर उन्होंने कहा मैं स्नान नहीं करूंगा। यह भी हमने देखा। कई हमारे संतों ने इसके लिए संघर्ष किया। एक स्वामी निगमानंद ने तो अपने जीवन का होम किया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी संपूर्णानंद जी, वो इसके लिए संघर्ष करते हैं। हमारी उमा भारती जी निर्मल गंगा, अविरल गंगा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश का दौरा किया उन्होंने। ये प्रयास चल रहे हैं और ये अच्छे प्रयास है। लेकिन मेरी पीड़ा की बात है, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? माननीय मंत्री जी, गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 में कितने पैसा खर्चा हुए, ये भी हम जानना चाहेंगे। और उसका नतीजा क्यों नहीं निकलता है? कानपुर में इतनी टैनरीज हैं, इतने टेक्सटाइल फैक्ट्री हैं, उन सबों का कचरा सीधा गंगा में जा रहा है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, आज इस पूरे मामले को पॉलिटिकल तरीके से न देखा जाए। हमारे आपके डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इस पर पूरे देश को एक स्वर में बोलने की जरूरत है, क्योंकि गंगा की विरासत कमजोर होगी तो हिंदुस्तान की विरासत कमजोर होगी। आइए मैं कहना चाहता हूं बहुत पीड़ा के साथ, और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो बहुत चिंता की बात है। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जो कॉलीफॉर्म है इसका क्या हाल है नदियों में, ये भी हम सुनना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। उसके लिए आपने क्या किया? मैंने मालूम किया था कि इलाहाबाद में जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था तो 13 नाले गिरते थे गंगा में, अब 50 गिरते हैं। काशी का हाल वही है, 84 घाट है नहाने के लिए। वहां 2 नदियों 80 और वरुणा के बीच में गंगा है, और 80 और वरुणा दोनों नाला हो गई है। थोड़ा आप अपने पूरे प्लानिंग के अप्रोच को भी दोबारा समझिए माननीय मंत्री जी। पहले गैप हुआ 1 कि भारत सरकार तय करेगी, फिर हुआ प्रदेश सरकार भी तय करेंगे, फिर हुआ भारत सरकार तय करेगी। अब आपने लोकल बॉडीज, नगर पालिका को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। अब एक सिंपल सी बात देखिए, आपने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, उसको चलने के लिए चाहिए वहां पंप को चलने के लिए बिजली चाहिए। बिजली की क्या स्थिति है? उसके मेंटेनेंस की क्या स्थिति है? मैंने स्वयं एक बार मैं वाराणसी गया था तो मैंने इस विषय को समझने की कोशिश की, तो मुझे बताया एक संत ने कि ये जो भैया पंपिंग स्टेशन है ये 6 महीने से खराब है। हमने कहा क्या हो गया? कहा वाशर टूट गया है, तो उससे लगवाया तो बिजली नहीं आती। अब ये लोकल बॉडीज की समस्या आपको सिर्फ उसके लेवल पर नहीं हैंडल करना पड़ेगा, इसको एक मेजर रूप से हैंडल करने की जरूरत है अगर इन चीजों को हमें सफल होना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। एक पीड़ा हमारी और है, नदियां होंगी तो नदियों पर आपके हाइड्रो पावर बनेगा, उसकी डिमांड होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गंगा की निर्मल धारा कभी भी विचलित नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा हुई जब गंगा को टनल से निकालने की बात हो रही थी हाइड्रो पावर के लिए। सॉरी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गंगा की अविरल धारा, गंगा की निर्मल धारा, किसी शक्ति पर उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा था कैसे हो सकता है, आज जब मुंबई जाता हूं तो वहां की मीठी नदी समाप्त हो गई। अभी अपने दोस्त डॉक्टर मैत्रियन से बात कर रहा था तो आपके चेन्नई के आड्यार नदी लुप्त हो गई है। दक्षिण भारत की नदियों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है, शायद थोड़ा बढ़िया होगा पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होने के कारण। लेकिन क्या गोदावरी, क्या गंगा, क्या गोमती, क्या यमुना, क्या चंबल, क्या सोन, क्या सतलज, सब जगह बहुत चिंता और पीड़ा की बात है और इसे हमें ठीक करने की जरूरत है। आज मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अच्छा लगेगा अगर आप उसका उत्तर देंगी। अगर देश जागता है तो रास्ता निकलता है। हमने एक पोलियो प्लस कैंपेन चलाया था, याद करिए। क्या राज्य सरकारें, क्या केंद्र सरकारें सब जुड़ी और हमें इस बात का आश्वासन है कि आज इस देश से हमने पोलियो को उन्मूलन कर दिया। हमने संतों को जोड़ा, हमने मौलवियों को जोड़ा, हमने हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को जोड़ा। एंड टुडे eradication of polio became a national mission and ultimately we succeeded. Do you have any plan, Honorable Minister, to make these rivers pollution free as a part of national mission? If you have the plan, what is the blueprint
and how you are willing to take all the stakeholder. मुझे मालूम है प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष है गंगा एक्शन प्लान के, वो तो मुख्यमंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री लोग भी हैं, लेकिन कोई उसका असर नहीं निकला है। अभी देखिए गुजरात की चर्चा बहुत होती है, कई कारणों से होती है। एक बात तो कहना पड़ेगा, साबरमती नदी को अहमदाबाद में जो एक गटर बन गई थी, आज पूरे प्रयास से वहां सुंदर बनाया गया कि साबरमती नदी रेस्टोर हो चुकी है। हम सभी देख रहे हैं। क्या ऐसा काम हम कर सकते हैं? क्या अखबारों में आए? हमारी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, हमने नदियों को जोड़ने की बात की। क्या नदियों को जोड़कर हम जहां एक्स्ट्रा पानी है वहां पानी फ्रेश वाटर डाल सकते हैं? जहां नदियां परेशान हैं, सुप्त हो रही हैं, या उनके पास इनर चार्जिंग वाटर नहीं है? हम इन चीजों को आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। एक बात हमें और कहना है, आज आपको मुझे एक विनम्र से आग्रह करना है। 1986 से गंगा एक्शन प्लान आया, 93 से यमुना एक्शन प्लान चल रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आज हम 2013 में हैं और क्या गंगा क्या यमुना दोनों की हालत पीड़ादायक है, और यमुना तो ऐसी है कि आंखों में आंसू आता है। माननीय मंत्री जी, करदाताओं के हजारों करोड़ रुपए खर्चा हुए, क्या आप कोई व्हाइट पेपर लाएंगी ताकि संसद को आप बताएं कि क्या कितना खर्चा हुआ, कहां कमजोरी हुई और कहां सुधार की जरूरत है? मैं डिमांड करता हूं कि भारत की नदियों के प्रदूषण मुक्त होने के बारे में एक व्हाइट पेपर संसद में लाया जाए, ताकि हम विशेष रूप से गंगा और यमुना के बारे में ये आपसे हम जानना चाहेंगे। ये हमारा आपसे आग्रह है। दूसरी बात, आपकी योजना में द रिवर आर पोल्यूशन फ्री विजुअली, देखने से ही लगे कि नदी स्वच्छ है और निर्मल है, इसके बारे में क्या योजना है? नदियों के रेस्टोरेशन प्लान के बारे में एक्शन प्लान के साथ साथ क्या रेस्टोरेशन प्लान की बात आप करेंगी? एक मेरा और सुझाव मुझे लगा, एक मित्र ने दिया कि जैसे आप समुद्र किनारे सीआरजेड बनाती हैं माननीय मंत्री जी, क्या बड़ी नदियों के किनारे कोई रिवर रेगुलेशन जोन बनाने का विचार कर रही हैं आप, ताकि नेकेड तरीके से रियल एस्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो जमीन के किनारे? जो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं वहां एक नियंत्रण हो कंस्ट्रक्शन के। जो पुराने मंदिर हैं, जो घाट हैं, हमारी नदियों की कल्पना हमारे मंदिरों के बारे में नहीं कह सकती, इसलिए हम सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन जो इस देश में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या करने जा रही हैं, ये जरूर, ताकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूख में नदियों के किनारे न बिक जाएं, इसकी कोशिश करनी बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी, मैं अपने इस पूरे इंटरवेंशन को अंत करना चाहूंगा एक देश की पीड़ा के माध्यम से। आज संसद, राज्यसभा देश की पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही है, और यह पीड़ा राजनीति से परे है, यह पीड़ा दलों से ऊपर है, क्योंकि यह देश की पीड़ा है और यह पीड़ा आपकी पीड़ा भी है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जब एक दिन हम सभी मित्रों ने इस बात की कोशिश की तो सारे पार्टी के लोगों ने तुरंत हस्ताक्षर किए और इसको आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी, अगर देश की सर्वानुमति की पीड़ा है तो उस पीड़ा का प्रकटीकरण सरकार की ईमानदार कार्रवाई के समाधान के माध्यम से होना चाहिए, और इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या दृष्टि है। आज मैं बीजेपी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस दिशा में आप जिस तरह का भी कार्य करेंगी हमारा पूरा सहयोग होगा, क्योंकि हम चाहते हैं यमुना, हम चाहते हैं गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी अपने पुराने स्वरूप में आए।